वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था रोल ऑफ फैमिली के बारे में, बात की थी रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, पढ़ा था रोल ऑफ सोसाइटी के बारे में और बात की थी रोल ऑफ रिलीजन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो पिछले 2 लेक्चर्स में एक टर्म हमने कई बार यूज़ किया है और वो टर्म है वैल्यूज़। ये जो टर्म है वैल्यूज़, इसका मीनिंग क्या होता है और इससे रिलेटेड कहानी क्या कहती है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। ये जो टर्म है वैल्यूज़, इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो एक लैटिन वर्ड देखने को मिलता है। एक लैटिन वर्ड वेलर देखने को मिलता है। और ये जो लैटिन वर्ड है वेलर, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? ये जो लैटिन वर्ड है वेलर, इसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी ऑफ वर्थ। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी ऑफ वर्थ। या फिर इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है समथिंग प्रेशियस। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? समथिंग प्रेशियस। या फिर इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? समथिंग डियर। समथिंग डियर। एक लैटिन वर्ड है वेलर, और वेलर का लिटरल मीनिंग क्या होता है? वेलर का लिटरल मीनिंग होता है टू बी ऑफ वर्थ, या फिर समथिंग प्रेशियस, या फिर समथिंग डियर। और ये जो लैटिन वर्ड है वेलर, इसी से टर्म आया वैल्यू। लैटिन वर्ड वेलर से टर्म आया वैल्यू। तो ये जो टर्म है वैल्यू, अगर बेहद सिंपल टर्म्स में इसका मीनिंग देखें तो वैल्यू का बेहद सिंपल टर्म्स में मीनिंग क्या होता है? वैल्यू इज द वर्थ। वैल्यू इज द वर्थ दैट is the worth that we attach to something. बेहद सिंपल। वैल्यू इज द वर्थ दैट वी अटैच टू समथिंग। और ये आपको समझ में आता है, कोई चीज आपके लिए कितनी वर्दी है, वही उस चीज की वैल्यू होती है। तो सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो वैल्यू इज द वर्थ दैट वी अटैच टू समथिंग। सिंपल टर्म्स में वैल्यू का मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में वैल्यू का मतलब होता है द वर्थ दैट वी अटैच टू समथिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं एथिकल लैंग्वेज में, तो एथिकल टर्म्स में ये जो शब्द है वैल्यूज, इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। सवाल आता है कि एथिकल टर्म्स में ये जो शब्द वैल्यूज, इसका मतलब क्या होता है? एक तरीका है इसको डिफाइन करने का। वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स। वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स। वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स on which the desirability or undesirability of something is measured। बेहद सिंपल। एथिकल टर्म्स में एक तरीका वैल्यूज को डिफाइन करने का क्या है? वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड्स ऑन विच द डिजायरेबिलिटी और अनडिजायरेबिलिटी ऑफ समथिंग इज मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक वैल्यू होती है करेज। एक वैल्यू होती है करेज। इमेजिन करो,
कि आप रोड पे खड़े हुए हो, अपने दोस्तों के साथ में खड़े हुए हो, और आप अपने दोस्तों से कह रहे हो कि मैं बहुत ही करेजियस इंसान हूँ, मैं बहुत ही बहादुर इंसान हूँ, मुझे किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और आप ऐसा कह ही रहे थे कि इतनी देर में कोई पीछे से आया और आपके पैर के बिल्कुल बगल में उसने पटाखा फोड़ दिया। जैसे ही पटाखे की आवाज़ आई, आप 2 फीट ऊपर उछले और रोड पे फैल गए। रोड पे फैल गए और फिर उठे, कपड़े वपड़े झाड़े और दोबारा से बोले कि अरे भाई ये तो होता रहता है, लेकिन मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ, मुझे किसी चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अब खुद ही सोचो, करेज का जो स्टैंडर्ड है, बहादुरी का जो स्टैंडर्ड है, उसको आप मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स ऑन विच द डिजायरेबिलिटी और अनडिजायरेबिलिटी ऑफ समथिंग इज मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल करेज या फिर हार्ड वर्क, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप कहते हो कि मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन पूरा दिन घर पे बेड में पड़े रहते हो, कोई काम नहीं करते हो। तो हार्ड वर्क का जो स्टैंडर्ड है उसको आप मीट कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। एक तरीका है वैल्यूज को डिफाइन करने का, वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड्स ऑन विच द डिजायरेबिलिटी और अनडिजायरेबिलिटी ऑफ समथिंग इज मेजर्ड। एक दूसरा तरीका भी है, और दूसरा तरीका क्या है? वैल्यूज आर फंडामेंटल आइडियल्स। वैल्यूज आर फंडामेंटल आइडियल्स। वैल्यूज आर fundamental ideals which are accepted by the society, which are accepted by the society or by some profession or by some profession or by some institution or by some institution। हम क्या कह रहे हैं? वैल्यूज आर फंडामेंटल आइडियल्स। वैल्यूज आर फंडामेंटल आइडियल्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी और सम प्रोफेशन और सम इंस्टीट्यूशन। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो कोई ईरान जैसी सोसाइटी है। ईरान जैसी सोसाइटी है, इससे मेरा मतलब कि कोई वॉर लाइक सोसाइटी है। अगर कोई वॉर लाइक सोसाइटी है तो वहाँ पे वैल्यू किस चीज़ की होगी? वहाँ पे वैल्यू होगी करेज की। वहाँ पे वैल्यू किस चीज़ की होगी? वहाँ पे वैल्यू होगी करेज की। या फिर इमेजिन करो यूएस जैसी सोसाइटी है, या फिर हमारे गुजरात जैसी सोसाइटी है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है। तो ऐसी जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे वैल्यू किस चीज़ की होगी? वहाँ पे वैल्यू होगी रिस्क टेकिंग एबिलिटी की। यूएस जैसी सोसाइटी में या फिर गुजरात जैसी सोसाइटी में वैल्यू किस चीज़ की होगी? वैल्यू होगी रिस्क टेकिंग एबिलिटी की। या फिर उत्तर प्रदेश, यूपी है, या फिर बिहार जैसी सोसाइटी है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स को अप्रिशिएट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो ऐसी सोसाइटीज़ में वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी स्टेबिलिटी की। वैल्यू किस चीज़ की होगी? वैल्यू होगी स्टेबिलिटी की। या फिर प्रोफेशंस की अगर बात करें, इमेजिन करो कोई सोल्जर है। सोल्जर के लिए वैल्यू किस चीज़ की होगी? सोल्जर के लिए करेज की वैल्यू होगी। इमेजिन करो कोई डॉक्टर है। डॉक्टर के लिए वैल्यू क्या होगी? डॉक्टर के लिए केयर वैल्यू होगी। डॉक्टर के लिए कंपैशन एक बेहद इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी। या फिर इमेजिन करो कि आप एडवोकेट हो। एडवोकेट के लिए वैल्यू क्या होगी? एडवोकेट के लिए वैल्यू होगी सीक्रेसी। आप एडवोकेट हो, कोई इंसान आपके पास में आया कि साहब आप मेरे वकील बन जाओ। आप वकील बन गए और उस आदमी ने आपको बताया कि मैंने मर्डर किया है, और आप जैसे ही सुना वैसे ही बाहर गए और चिल्लाने लगे कि ये आदमी मर्डरर,
ये आदमी मर्डरर, इसको पकड़ो, तो आप कैसे एडवोकेट हो? खराब एडवोकेट हो। तो एडवोकेट के लिए सीक्रेसी वैल्यू होती है। बेहद सिंपल, वैल्यूज आर फंडामेंटल आइडियल्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी और सम प्रोफेशन और सम इंस्टीट्यूशन। या फिर एक तीसरा तरीका भी है वैल्यूज को डिफाइन करने का, और सबसे सिंपल तरीका है वैल्यूज आर लॉन्ग लास्टिंग। वैल्यूज आर लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स। बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो वैल्यूज आर लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स। बिलीव्स क्या होते हैं? अगर बेहद सिंपल तौर पे कहें तो बिलीव्स क्या होते हैं? इंटरनल फीलिंग, इंटरनल फीलिंग, इंटरनल फीलिंग दैट, इंटरनल फीलिंग दैट समथिंग इज ट्रू, internal feeling that something is true even without evidence. Internal feeling that something is true even without evidence is known as belief. For example, belief है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो बुरा होता है। इंटरनल फीलिंग है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसके ट्रू होने का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अच्छा, ये जो बिलीफ है इसके पीछे के प्रोसेस को अगर देखो तो बड़ा मजा आएगा। एक तो क्या होता है कि आप जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट गई, आप वहीं खड़े हो जाओगे, रुक जाओगे और इंतजार करोगे कि कोई दूसरा आए और वो पहले रास्ता क्रॉस कर जाए। मतलब ये जो दूसरा है इसका बुरा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बुरा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम ये सोच रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, दिन खराब हो जाएगा। सोचो अगर बिल्ली भी यही सोच रही है कि ये मनहूस आदमी का चेहरा देख लिया, अब तो दिन खराब हो जाएगा, अब चूहा नहीं मिलेगा, तो कैसा होता होगा? इधर आप हो, आप थूक रहे हो कि बिल्ली रास्ता काट गई है, उधर बिल्ली गई है और बिल्ली थूक रही है कि ये मनहूस आदमी रास्ता काट गया है। क्या सिचुएशन होगी? लेकिन हाँ, ये क्या है? ये इंटरनल फीलिंग है। ऐसी इंटरनल फीलिंग जिसको हम ट्रू मानते हैं इवन विदाउट एविडेंस, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को बिलीफ बुलाया जाता है। ये जो बिलीफ होता है ये डेवलप कैसे होता है? ये जो बिलीफ होता है ये डेवलप होता है कल्चर की वजह से। कल्चर एक रीज़न हो सकता है। ये जो बिलीफ होता है ये डेवलप हो सकता है ट्रेडिशन की वजह से। ट्रेडिशन एक रीज़न हो सकता है। ये जो बिलीफ होता है ये डेवलप हो सकता है सुपरस्टिशन की वजह से। सुपरस्टिशन एक रीज़न हो सकता है। ये जो बिलीफ होता है ये डेवलप हो सकता है मिथ की वजह से। ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं बिलीफ के डेवलप होने के पीछे। अच्छा, ये जो बिलीफ होता है इसको इजीली बदला जा सकता है या फिर इसको बदलना, चेंज करना डिफिकल्ट होता है? बट ऑब्वियस सी बात है, इतने सालों से हम मानते आ रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा होगा, तो ये जो बिलीफ होता है इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज। ये जो बिलीफ होता है इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज। चेंज करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है। इट कैन बी चेंज्ड। और चेंज कैसे किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है फैक्ट्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है और उस छोटे से बच्चे को अंधेरे से डर लगता है। जब वो अपने घर की सीढ़ियों से उतरता है तो उसे ऐसा लगता है कि पीछे भूत है, उसे बहुत डर लगता है। और उसकी दादी है। एक दिन दादी उससे पूछती है कि बेटा क्यों डर लगता है तुझे? बच्चा बोलता है कि पीछे भूत है, मुझे भूत से डर लगता है। ये जो दादी है समझदार है। दादी बोलती है कि बेटा एक काम करना, अगली बार जब उतरो तो पीछे मुड़ के देख लेना। बच्चा अचानक से घबरा गया। बच्चा बोला पागल हो आप, पीछे देख लेना, भूत है, भूत खा जाएगा मेरे को। दादी बोली कि देख
अगर भूत होगा तो तेरे को खा जाएगा, तेरे को खा गया तो तू मर जाएगा, और तू मर गया तो तू खुद भूत बन जाएगा, और तू भूत बन गया तो अपने सारे दोस्तों को डराना, सबके घर पे जाना, सबकी सीढ़ियों पे जाना और सारे अपने दोस्तों को डराना। कितना मजा आएगा। तू डराना, वो डरेंगे। और अगर भूत नहीं हुआ तो तुझे पता चल जाएगा कि भूत होता नहीं है। ये जो बच्चा है, इसने अपने दादी की एडवाइस मान ली। अगली बार जब ये सीढ़ियों से उतर रहा था तो इसने थोड़ी सी हिम्मत की और हिम्मत करके पीछे देखा, और बट ऑब्वियस सी बात है, भूत नहीं था, भूत होते ही नहीं है। अब ये जो बच्चा है, इसके अंदर से भूतों का जो डर था वो निकल गया। पहले इंटरनल फीलिंग थी, कोई एविडेंस नहीं था भूतों के होने का, लेकिन इंटरनल फीलिंग थी, एक बिलीफ था कि भूत है, और उसकी वजह से ये बच्चा डरता था। लेकिन अब इसको पता चल गया, इसने वेरीफाई कर लिया कि भूत नहीं होते हैं, तो ये जो बच्चा है ये डरना बंद कर देगा। अगर ये वेरीफाई नहीं करता और ये बिलीफ लॉन्ग लास्टिंग हो जाता, तो यही जो बिलीफ है ये इस बच्चे के वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बन जाता। तो लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ्स को ही क्या बुलाया जाता है? वैल्यूज बुलाया जाता है। देखो, ये जो सारी बातचीत हमने की है, इसको मैं एक स्लाइड में लाने की कोशिश करता हूँ। आ तो जाएगी, लेकिन आपको दिखना भी चाहिए। चलो ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। देखो, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू की कहानी क्या है, बेसिक तौर पे वो हमें समझ में आ गई। अगर पूछ लिया जाए कि वैल्यूज़ के बारे में लिखो, उसके मीनिंग के बारे में लिखो, तो आप शुरू यहाँ से करोगे कि एक लैटिन वर्ड है वेलर। वेलर का लिटरल मीनिंग होता है टू बी ऑफ वर्थ या समथिंग प्रेशियस, और ये जो लैटिन वर्ड है इसी से टर्म आया वैल्यू। वैल्यू का सिंपल टर्म्स में अगर मीनिंग देखें तो वैल्यू इज द वर्थ दैट वी अटैच टू समथिंग। लेकिन एथिकल लैंग्वेज में ये जो टर्म है वैल्यूज, इसका बड़ा अलग मतलब होता है। दो तीन तरीके से इस वर्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम ये बोल सकते हैं वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स ऑन विच द डिजायरेबिलिटी और अनडिजायरेबिलिटी ऑफ समथिंग इज मेजर्ड। दूसरा तरीका क्या है? वैल्यूज आर फंडामेंटल आइडल्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी और सम प्रोफेशन और सम इंस्टीट्यूशन। और तीसरा तरीका क्या है? वैल्यूज आर लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स। और बिलीफ क्या होता है? बिलीफ इज अ इंटरनल फीलिंग दैट समथिंग इज ट्रू इवन विदाउट एविडेंस। ये बेसिक सी बातचीत हो गई। अब सवाल आता है, ये जो वैल्यूज होती हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखो, एक तो हमें समझ में आता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये मॉरल आइडियल्स हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये मॉरल आइडियल्स हैं। और ये जो वैल्यूज हैं ये मॉरल हो सकती हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये इमोरल हो सकती हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये ए मॉरल भी हो सकती हैं। दो तीन टर्म्स देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है ए मॉरल, एक देखने को मिलता है नॉन मॉरल, और एक देखने को मिलता है अनमॉरल। ये जो तीनों टर्म्स हैं इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ए मॉरल, अनमॉरल और नॉन मॉरल, इन तीनों टर्म्स को हम एक तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये मॉरल हो सकती हैं, ये इमोरल हो सकती हैं, ये ए मॉरल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की मदद करते हो, ये कैसी वैल्यू है? मॉरल वैल्यू है। आप किसी को पीट रहे हो, धो रहे हो, ये कैसी वैल्यू है? वायलेंस। ये कैसी वैल्यू है? इमोरल है। और आप ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हो, ये जो ब्यूटी है ये कैसी वैल्यू है? ये ए मॉरल है। अच्छा, अगर एक्शंस की भी बात करें तो जो एक्शंस होते हैं वो भी मॉरल, इमोरल और ए मॉरल होते हैं। कैसे कैसे? इमेजिन करो, आप रोड से जा रहे हो, एक छोटा सा बच्चा आपके पास में दौड़ के आया और उसने आपका पैर पकड़ लिया और बोला, भैया भैया मेरे को चॉकलेट दिलाओ, भैया भैया मेरे को भूख लगी है,
मेरे को चॉकलेट खानी है, मेरे को चॉकलेट दिलाओ। और आपको बच्चा अच्छा लगा, आपको बच्चे पे प्यार आ गया, आप गए दुकान पे, एक चॉकलेट खरीदी और बच्चे को चॉकलेट खिला दी। एक तरीके से आपने बच्चे की मदद कर दी। भूखे पेट था, आपने चॉकलेट खिला दी, उसकी इच्छा पूरी हो गई। ये कैसा काम है? ये मॉरल काम है। दूसरा सिनेरियो, आप रोड पे जा रहे हो, एक छोटा सा बच्चा है, शांति से खड़ा हुआ है, खेल रहा है, उछल कूद कर रहा है और उसके हाथ में एक चॉकलेट है। और आप गए और आपने चॉकलेट छुड़ाई, रैपर फाड़ा उसी के सामने और खाना शुरू कर दिया। बच्चा रो रहा है, मेरी चॉकलेट छीन ली, मेरी चॉकलेट खा रहा है। और आप मजे मजे में चिढ़ा चिढ़ा के कि देख 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 चॉकलेट देख, और खा रहे हो। ये कैसा है? ये इमोरल है। और तीसरा, आप रोड से जा रहे थे, आपकी जेब में पैसा है, आपने दुकान देखी, आपका मन हुआ कि चॉकलेट खा लेते हैं। आप गए, आपने चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट खाई। ये कैसा एक्ट है? ये इमोरल है। न इससे किसी का फायदा हुआ, न इससे किसी का नुकसान हुआ। तो ये कैसा एक्ट है? ये इमोरल है। तो जो हमारे एक्शंस होते हैं वो भी मॉरल, इमोरल और इमोरल हो सकते हैं। एक चीज़, ये जो वैल्यूज़ होती हैं दे आर बेसिकली मॉरल आइडियल्स। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये इनटेंजिबल होती हैं। वैल्यूज़ जो हैं वो इनटेंजिबल होती हैं। इनटेंजिबल कह लो या फिर एब्स्ट्रैक्ट कह लो। इनटेंजिबल से मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको छू के नहीं देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट को आप छू के नहीं देख सकते हो। हाँ, कोई किस तरीके से कंडक्ट कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन आप रिस्पेक्ट को, आप वैल्यूज़ को छू के नहीं देख सकते हो। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये इनटेंजिबल होती हैं। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तीसरा, ये जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत सारी होती हैं या दो चार होती हैं? अपने को पता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत सारी होती हैं। वैल्यूज़ जो हैं वो इनन्यूमरस होती हैं। वैल्यूज़ जो हैं वो इनन्यूमरस होती हैं। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें हायरार्की भी देखने को मिलती है। ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें हायरार्की भी देखने को मिलती है। हायरार्की देखने को मिलती है, इसका मतलब क्या है? जो भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सभी आपके लिए बराबर नहीं होती हैं। कुछ वैल्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ वैल्यूज़ आपके लिए कम इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, करेज। करेज एक वैल्यू है। कुछ लोगों के लिए, जो सोल्जर टाइप लोग होते हैं उनके लिए करेज जो है वो पैरामाउंट वैल्यू होगी। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए हो सकता है करेज उतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू ना हो, उसके लिए कंपैशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू हो। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये सब बराबर नहीं होती हैं। वैल्यूज़ में एक हायरार्की देखने को मिलती है। इंडिविजुअल्स के लिए कुछ वैल्यूज़ रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो हायरार्की है इसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये है ट्राइंगल। ये क्या है? ये है ट्राइंगल। टॉप पे सबसे ऊपर जो वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं उनको अपन बोल सकते हैं पैरामाउंट वैल्यूज़। क्या बोल सकते हैं? पैरामाउंट वैल्यूज़ बोल सकते हैं। इससे नीचे जो वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं वो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। वो कैसी वैल्यूज़ हैं? वो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। इससे नीचे जो वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं वो लेस इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। वो लेस इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। और जो सबसे नीचे वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं वो वीक वैल्यूज़ हैं। कैसी वैल्यूज़ हैं? वीक वैल्यूज़ हैं। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनमें हायरार्की देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये रिलेटिवली परमानेंट होती हैं। वैल्यूज़ जो हैं उनको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है। वैल्यूज़ जो हैं वो रिलेटिवली परमानेंट होती हैं। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज हो सकती हैं। हो सकती हैं। कब हो सकती हैं? बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरमेंट। बिकॉज ऑफ द चेंज इन
एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, वो गांव में रहता है और वो 10th क्लास में अपना गांव छोड़ के शहर गया, बड़े शहर गया। एनवायरनमेंट बदला तो हो सकता है इस बच्चे की जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो जाएं। या फिर कोई बच्चा है जो इंटरनेट पे एक्सपोज हो गया और किसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के टच में आ गया, तो एनवायरनमेंट बदलने की वजह से ये जो बच्चा है इसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। वैल्यूज़ रिलेटिवली परमानेंट होती हैं लेकिन चेंज हो सकती हैं। एक तो बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट और दूसरा बिकॉज ऑफ सम इमीडिएट डिवाइन एक्सपीरियंस। सम इमीडिएट डिवाइन एक्सपीरियंस। और इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध लड़ा और अगले दिन देखने के लिए आया, हजारों लाखों लाशें पड़ी हुई हैं, खूनम खून हुआ पड़ा है, लोग मारे गए हैं। और इसको देखते ही अशोक जो है उनका दिल बदल जाता है, उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो बदल जाता है। पहले उनकी पॉलिसी क्या थी? पहले उनकी पॉलिसी थी बहरी घोष, और अब वो धम्म घोष नाम की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं और धर्म के रास्ते पर चलने की शुरुआत कर देते हैं। तो इमीडिएट डिवाइन एक्सपीरियंस की वजह से भी आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो चेंज हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये जो वैल्यूज होती हैं ये रिलेटिवली परमानेंट होती हैं। अच्छा, ये जो वैल्यूज देखने को मिलती हैं ये वैल्यूज स्ट्रेंथन होती हैं। द वैल्यूज स्ट्रेंथन, द वैल्यूज स्ट्रेंथन बिकॉज ऑफ रिपीटेशन, बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। अगर आप वैल्यूज को अपने बिहेवियर में लेके आओगे, बार बार उनको रिपीट करोगे, तो ये जो वैल्यूज हैं ये मजबूत होंगी और ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। और अगर आप इन वैल्यूज को अपने बिहेवियर में नहीं लेकर आओगे तो जो वैल्यूज हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। और अगर वैल्यूज इंटरनलाइज हो गई, वैल्यूज इंटरनलाइज हो गई, या फिर ये कहें कि वैल्यूज आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई, तो इनको क्या बोला दिया जाता है? तो इनको वर्चूज बुला दिया जाता है। बेहद सिंपल तौर पे द वैल्यूज इंटरनलाइज्ड आर नोन एज वर्चूज। अच्छा, ये जो वैल्यूज होती हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक सेम सेट ऑफ वैल्यू के लिए, या फिर ये कहें कि एक सेम वैल्यू के लिए हो सकता है डिफरेंट बिहेवियर्स देखने को मिले, हो सकता है डिफरेंट बिहेवियर्स देखने को मिले। सेम वैल्यू के लिए हो सकता है डिफरेंट बिहेवियर्स देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू है पेट्रियोटिज्म। सोल्जर के लिए पेट्रियोटिज्म अलग है। सोल्जर के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना वो पेट्रियोटिज्म है। कॉमन सिटीजन के लिए टाइम पे टैक्स देना, सफाई रखना, अपना जो भी देश में चीज़ें चल रही हैं उनको व्यवस्थित रखना, ये पेट्रियोटिज्म है। किसी टीचर के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ में, ईमानदारी के साथ में पढ़ाना, किसी पुलिस वाले के लिए ईमानदारी के साथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, किसी बैंक वाले के लिए पूरे ईमानदारी के साथ में अपने काम को करना, वो पेट्रियोटिज्म हो सकता है। तो वैल्यू एक ही है, वैल्यू है पेट्रियोटिज्म, लेकिन उसके लिए अलग अलग बिहेवियर्स हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो वैल्यूज होती हैं इनमें से कुछ जो वैल्यूज होती हैं, सम वैल्यूज जो हैं वो देखने को मिलती हैं एट द कॉन्शियस लेवल। सम वैल्यूज कॉन्शियस लेवल पे देखने को मिलती हैं और कुछ वैल्यूज जो हैं वो सब कॉन्शियस लेवल पे देखने को मिलती हैं। कॉन्शियस लेवल पे देखने को मिलती हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसी वैल्यूज जिनके बारे में हम अवेयर होते हैं। और सब कॉन्शियस लेवल पे देखने को मिलती हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसी वैल्यूज जिनके बारे में हम अनअवेयर होते हैं। देखो, जिनके बारे में हम अवेयर होते हैं वो तो सिंपल है, लेकिन अनअवेयर होते हैं इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं
आप ये कहते हो कि मैं कास्टिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, मैं पैट्रियार्की में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। पूरे कॉलेज में आपका हल्ला है, पूरे कॉलेज में आपके चर्चे हैं कि ये जो लड़का है ये कास्टिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। आप कहते हो, जोर शोर से कहते हो कि मैं कास्टिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। एक दिन आपके घर से फ़ोन आता है, फ़ोन आता है और आपके पापा बताते हैं कि बेटा तेरी जो बहन है वो शादी करना चाहती है। आप खुश हो जाते हो कि वाह दीदी शादी करना चाहती है। लेकिन फिर पापा बताते हैं कि वो जो लड़का है वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से है। और जैसे ही आप ये सुनते हो आपको गुस्सा आता है, आपका खून खौल जाता है और सडनली आपको रियलाइज होता है कि आप जो क्लेम कर रहे थे कि आप कास्टिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो, आप पैट्रियार्की में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर जो है वो कास्टिज्म नाम की वैल्यू थी, आपके अंदर जो है वो पैट्रियार्की नाम की वैल्यू थी। आपके बगल में आपकी एक फीमेल फ्रेंड खड़ी है और वो पूछ रही है कितना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे, और आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आप कह रहे हो कि दीदी शादी करना चाहती है लेकिन लेकिन वो जो लड़का है ना वो अच्छी नौकरी में नहीं है। अच्छा, कहना नहीं चाह रहे हो कि उसकी कास्ट मेरे लिए ठीक नहीं है। आप क्या कह रहे हो, नौकरी ठीक नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कास्ट। तो कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो सब कॉन्शियस लेवल पे होती हैं जिनसे आप अनअवेयर होते हो। आप क्लेम करते हो कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं ऐसा हूं, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो आपको पता चलता है कि आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये सब कॉन्शियस लेवल पे थी। इजी और सिंपल सी बातचीत। वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक तो ये जो वैल्यूज हैं दे आर बेसिकली मॉरल आइडियल्स। ये जो वैल्यूज हैं ये इनटेंजिबल होती हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये इनन्यूमरस होती हैं, ये जो वैल्यूज हैं इनमें एक हायरार्की देखने को मिलती है, ये जो वैल्यूज हैं ये रिलेटिवली परमानेंट होती हैं, लेकिन हाँ इनको चेंज किया जा सकता है या फिर इनमें चेंज देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट या फिर बिकॉज ऑफ सम इमीडिएट डिवाइन एक्सपीरियंस। इसके अलावा ये जो वैल्यूज हैं ये स्ट्रेंथन होती हैं, ये मजबूत होती हैं बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। जब वैल्यूज इंटरनलाइज हो जाती हैं तो ये वर्चूज बन जाती हैं। सेम वैल्यू के लिए अलग अलग बिहेवियर्स हो सकते हैं और कुछ वैल्यूज जो हैं वो कॉन्शियस लेवल पे होती हैं और कुछ वैल्यूज जो हैं वो सब कॉन्शियस लेवल पे होती हैं। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अब सवाल आता है कि ये जो वैल्यूज हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इंपॉर्टेंस आप खुद से भी लिख सकते हो। ये जो वैल्यूज हैं ये हमारा कैरेक्टर बिल्ड करती हैं। द वैल्यूज बिल्ड आर कैरेक्टर। हम अच्छे हैं बुरे हैं, सच्चे हैं झूठे हैं, लॉयल हैं नहीं हैं, करेजियस हैं नहीं हैं, ये सब कहाँ से पता चलता है, हमारे वैल्यूज से पता चलता है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कैरेक्टर बिल्ड करती हैं। ये जो वैल्यूज हैं दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल डिसीजन मेकिंग में हेल्प कैसे करती हैं। इमेजिन करो आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते पे कुत्ते का छोटा सा बच्चा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने पे आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है या मैंने एथिक्स में क्या पढ़ा है, कंपैशन क्या होता है या एम्पैथी क्या होती है। आपके अंदर एक वैल्यू सिस्टम है, वो इमीडिएटली आपसे एक्शन लेने के लिए बोल देता है या आप एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हो। ये जो छोटा सा कुत्ते का बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ, इसको देखते ही दो तीन तरीके के लोग देखेंगे। एक तो जो भाग के जाएगा, यार इसको बचाओ, इसको उठाओ, इसको पानी वानी पिलाओ, इसकी मदद करो। एक देखेगा बोलेगा हाय 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 हाय, गंदा मार के गया है, देख के नहीं चला रहा है। और एक ऐसा भी होगा, मार गया है
आप बगल से सीधे निकल गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। किसी सिचुएशन में आप क्या डिसीजन ले रहे हो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके वैल्यू सिस्टम का। तो ये जो वैल्यूज़ हैं दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा ये जो वैल्यूज़ हैं दे शेप आर एटीट्यूड, दे शेप आर एटीट्यूड एंड आर जजमेंट। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे एटीट्यूड को और जजमेंट को शेप करती हैं। कैसे? कोई चीज़ है उसके प्रति हमारा आउटलुक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी वैल्यूज से डिफाइन होता है। हम किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल जस्टिस है, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन है। अब रिजर्वेशन के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, आप रिजर्वेशन को लेके पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, ये डिफाइन होता है इस चीज़ से कि सोशल जस्टिस के प्रति आपका वैल्यू सिस्टम क्या कहता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे एटीट्यूड को, ये हमारे जजमेंट को शेप करती हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं दे इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, दे इन्फ्लुएंस आवर फीलिंग्स, दे इवेंचुअली इन्फ्लुएंस आवर एक्शंस। और आपको ये समझ में आता है, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस, उनको हमारी वैल्यूज जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं। और ये जो वैल्यूज़ हैं दे गिव डायरेक्शन टू लाइफ। वैल्यूज़ हमारी लाइफ को डायरेक्शन देती हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क एक वैल्यू है। हो सकता है आपका जो बड़ा भाई है वो बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्क करता है, खूब पढ़ाई करता है। दूसरी तरफ आप हैं, आपको मेहनत करने में मज़ा नहीं आता है। आपका सिस्टम क्या है? आपका बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। आप पूरे दिन आराम से एसी में बेड में लेटना चाहते हो और नेटफ्लिक्स एंड चिल करना चाहते हो। आप दोनों की जो लाइफ है वो किस डायरेक्शन में जाएगी वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैसी वैल्यूज़ हैं, आपका वैल्यू सिस्टम किस तरीके का है। इजी और सिंपल सी बातचीत। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ की अगर बात करें तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे एटीट्यूड और जजमेंट को शेप करती हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं दे गिव डायरेक्शन टू आवर लाइफ। देखो वैल्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको दिमाग में बिठा लो। एक बार में ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से जाओ और भूल जाओ ये सारी चीज़ें। मोटे मोटे तौर पे एक एक टर्म की बात है, बस एक एक टर्म को देखो और इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाओ। अच्छा, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ के बारे में, या फिर सिंपली बोल लें टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ के बारे में। क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यूज़ के कितने टाइप्स देखने को मिलते हैं? देखो सबसे पहले बात की जाती है इंट्रिंसिक वैल्यूज़, इंट्रिंसिक वैल्यूज़ वर्सेस एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ वर्सेस एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ का मतलब क्या है? ऐसी वैल्यूज़, द वैल्यूज़ विच हैव ओन सेल्फ वर्थ। ऐसी वैल्यूज़ जिनकी अपनी सेल्फ वर्थ होती है। ऐसी वैल्यूज़ जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। ऐसी वैल्यूज़ जिनकी अपनी सेल्फ वर्थ होती है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको बुलाया जाता है इंट्रिंसिक वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल की अगर बात करें, हैप्पीनेस है। अब ये जो हैप्पीनेस है इसकी अपनी सेल्फ वर्थ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करती है। या फिर पीस है, पीस ये भी कैसी वैल्यू है, ये भी इंट्रिंसिक वैल्यू है। या फिर ब्लिस, ये जो ब्लिस है ये भी कैसी वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। दूसरी तरफ एक्सट्रिंसिक वैल्यूज, ये जो एक्सट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं दे डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स, दे डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक गधा है वो खूब मेहनत करता है, एक लेबर है वो भी खूब मेहनत करता है, और एक कोई आईएएस ऑफिसर है वो मेहनत तो करता है लेकिन वैसी मेहनत नहीं करता है जैसी एक लेबर कर रहा होता है। या फिर एक बिजनेसमैन है वो मेहनत तो करता है लेकिन उसकी मेहनत वैसी नहीं होती है जैसी एक लेबर की होती है, जैसी एक किसान की होती है। तो हार्ड वर्क अपने आप में वैल्यू किस तरीके की है, किस तरीके का आउटपुट मिलने वाला है, वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हार्ड वर्क कर रहे हो। या फिर और बेहतर तरीके से अगर समझें तो कमिटमेंट, ये जो कमिटमेंट है ये भी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कमिटमेंट हमारा भी होता है देश के प्रति, और कमिटमेंट एक टेररिस्ट का भी होता है, लेकिन दोनों कमिटमेंट्स में फ़र्क होता है। दोनों कमिटमेंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि उनकी वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है या नेगेटिव होने वाली है। तो एक इंट्रिंसिक वैल्यूज़ और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ जिनकी अपनी सेल्फ वर्थ होती है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरा होती हैं टर्मिनल वैल्यूज़, टर्मिनल वैल्यूज़ वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यूज़ वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यूज़ और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, जब बात होती है टर्मिनल वैल्यूज़ के बारे में, तो ये जो टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं दे आर एंड इन देमसेल्व्स, दे आर एंड इन इटसेल्फ। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि टर्मिनल वैल्यूज़ आर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स, आर ultimate objectives that one wants to achieve, that one wants to achieve। अल्टीमेट वैल्यूज जो कि कोई भी इंसान अचीव करना चाहता है उनको बुलाया जाता है टर्मिनल वैल्यूज। ये जो टर्मिनल वैल्यूज होती हैं ये लगभग इंट्रिंसिक वैल्यूज के जैसी ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हर इंसान हैप्पीनेस अचीव करना चाहता है या नहीं करना चाहता है? करना चाहता है। हर इंसान ब्लिस अचीव करना चाहता है, नहीं करना चाहता है? करना चाहता है। हर इंसान पीस अचीव करना चाहता है, नहीं करना चाहता है? करना चाहता है। तो टर्मिनल वैल्यूज आर बेसिकली एंड इन देमसेल्व्स। टर्मिनल वैल्यूज आर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स दैट वन वांट्स टू अचीव। और वहीं अगर बात करें इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के बारे में, नाम से क्लियर है, इंस्ट्रूमेंटल है ये। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आर मीन्स टू अचीव द एंड्स, आर मीन्स टू अचीव द एंड्स। एंड्स को अचीव करने के लिए मीन्स के तौर पे जो वैल्यूज काम करती हैं उनको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन है, फॉर एग्जाम्पल
डिसिप्लिन है। आपको सक्सेस अचीव करनी है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, इसलिए आप डिसिप्लिन में बैठ के पढ़ाई करते हो, अदरवाइज आपको मजे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअलिटी, फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। जो भी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि एंड्स को अचीव करने के लिए मीन्स के तौर पे काम करती हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बुलाया जाता है। देखो, एक इंट्रिंसिक वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जिनकी अपनी सेल्फ वर्थ होती है। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। दूसरा, एक्सट्रिंसिक वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर टर्मिनल वैल्यूज, टर्मिनल वैल्यूज आर एंड इन देमसेल्व्स। टर्मिनल वैल्यूज आर बेसिकली द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स दैट वन वांट्स टू अचीव। और फिर इसके सामने इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज विच आर मीन्स टू अचीव द एंड्स। अच्छा, ये तो बात हो गई इन छोटे छोटे टाइप्स के बारे में। इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी हैं। तीसरा अगर देखें तो एक हो सकती हैं पॉजिटिव वैल्यूज और एक हो सकती हैं नेगेटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज जितनी भी अच्छी अच्छी वैल्यूज हैं लिख दो, लव लिख दो, कंपैशन लिख दो, डिसिप्लिन लिख दो, और जितनी भी अच्छी अच्छी वैल्यूज हैं लिख दो, हार्ड वर्क लिख दो, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं। नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाएंगी? नेगेटिव वैल्यूज में लिख दो कि भैया मैं तो बहुत ही वायलेंट इंसान हूँ, मुझे वायलेंस पसंद है, या फिर मैं बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो ये कैसी है? नेगेटिव वैल्यू है। लिख दो कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है। कास्टिज्म कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है। तो ऐसी बहुत सारी नेगेटिव वैल्यूज देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यूज देखने को मिल सकती हैं। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज भी देखने को मिल सकती हैं। फिर इसके अलावा चौथे टाइप की अगर बात करें तो एक देखने को मिल सकती है पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज, और एक देखने को मिल सकती है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज, सॉरी पर्सनल वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज क्या होती हैं? नाम से ही क्लियर है, ऐसी वैल्यूज विच आर रिकॉग्नाइज्ड, विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड propagated, recognized and propagated by an institution। किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जिन वैल्यूज को रिकॉग्नाइज किया जाता है और जिन वैल्यूज को प्रोपगेट किया जाता है उनको क्या बुलाया जाता है? उनको इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज बुलाया जाता है। ये जो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज होती हैं दे आर identity of the institution, they are identity of the institution, they are identity of the institution। for example, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो सकता है जहां पे जेंडर सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, तो ये इंस्टीट्यूशन जेंडर सेंसिटिव है, ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एआई के ज़माने में प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू हो सकती है किसी इंस्टीट्यूशन की। तो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोपगेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन की आइडेंटिटी होती है। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको हायरिंग करनी है, इसको हायरिंग के लिए कैसे लोगों को हायर करना पड़ेगा? ऐसे लोग जिनका वैल्यू सिस्टम इस इंस्टीट्यूशन से मीट करता है, मैच करता है, या ऐसे लोग जिनका वैल्यू सिस्टम इंस्टीट्यूशन का जो वैल्यू सिस्टम है उससे मैच नहीं करता है। बट ऑब्वियस सी बात है,
कोई भी समझदार इंसान ऐसे इंसान को हायर करेगा जिसका वैल्यू सिस्टम इंस्टीट्यूशन के वैल्यू सिस्टम से मैच करता है, अदरवाइज बहुत दिक्कतें होंगी। एक तो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और दूसरा पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं विच आर आइडियल एंड इम्पॉर्टेंट, आइडियल एंड इम्पॉर्टेंट टू वन सेल्फ। आपके लिए, किसी के लिए कौन सी वैल्यूज बेहद इंपॉर्टेंट हैं वो कहलाएंगी पर्सनल वैल्यूज। और ये जो पर्सनल वैल्यूज होती हैं दे शेप द कैरेक्टर, दे शेप द कैरेक्टर, दे शेप द बिहेवियर, दे शेप द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिन वैल्यूज को बहुत डियरली होल्ड करते हो, आप जिन वैल्यूज को बहुत क्लोजली होल्ड करते हो, वो वैल्यूज आपके कैरेक्टर को, आपके बिहेवियर को, आपके पर्सनालिटी को शेप करती हैं। 3-4 तरीके से हमने बातचीत कर ली, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, मैं ये चाहता हूं कि सब आपके दिमाग में साथ के साथ होना चाहिए। एक, इंट्रिंसिक वैल्यूज। इंट्रिंसिक वैल्यूज ऐसी वैल्यूज जिनकी अपनी सेल्फ वर्थ होती है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। दूसरा, एक्सट्रिंसिक वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। टर्मिनल वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज विच आर एंड इन इटसेल्फ, बेसिकली दे आर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स दैट वन वांट्स टू अचीव। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज विच आर मीन्स टू अचीव द एंड्स। फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं। इसके बाद पर्सनल वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए आइडियल हैं, वो उनको आइडियल मानता है। ये जो पर्सनल वैल्यूज होती हैं ये कैरेक्टर को शेप करती हैं, बिहेवियर को शेप करती हैं, पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। और फिर इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो कि किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती हैं, प्रोपगेट की जाती हैं। ये बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है उसकी आइडेंटिटी होती है, ये बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है उसकी आइडेंटिटी होती है। फिर एक 5वां और क्लासिफिकेशन हो सकता है, वो क्या हो सकता है? कोर वैल्यूज वर्सेस पेरीफेरल वैल्यूज। कोर वैल्यूज वर्सेस पेरीफेरल वैल्यूज। देखो, आपने ये डायग्राम देखा होगा, यहां बना देते हैं। ये जो है ये है कोर, ये क्या है? ये है कोर। और ये क्या है? ये है पेरीफेरी। अब देखो, कोर वैल्यूज आप समझ सकते हो, कोर जो कि आपके मन में बैठी हुई हैं, जो कि आपके दिल दिमाग में बैठी हुई हैं, ये जो कोर वैल्यूज होंगी जो कि आपके एकदम अंदर तक गई हुई हैं, इनको आप लूजली पकड़ के रखोगे या स्ट्रांगली पकड़ के रखोगे। ये जो कोर वैल्यूज होती हैं दे आर स्ट्रांगली हेल्ड, दे आर स्ट्रांगली हेल्ड। कोर वैल्यूज आर हेल्ड स्ट्रांगली। और अगर आपने इनको मजबूती के साथ में पकड़ा हुआ है तो ये जो कोर वैल्यूज हैं इनको चेंज करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? दे आर डिफिकल्ट टू चेंज, दे आर डिफिकल्ट टू चेंज, दे आर डिफिकल्ट टू चेंज। और ये जो कोर वैल्यूज हैं ये आपके पर्सनैलिटी को, ये आपके बिहेवियर को शेप करने में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी या थोड़ा बहुत रोल प्ले करेंगी, बट ऑब्वियसली बात है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बिहेवियर, इन शेपिंग द पर्सनैलिटी, इन शेपिंग द कैरेक्टर। और वहीं अगर बात करें पेरीफेरल वैल्यूज के बारे में, ये जो पेरीफेरल वैल्यूज होती हैं दे आर लूजली हेल्ड, दे आर लूजली हेल्ड। और अगर लूजली हेल्ड हैं
तो इन वैल्यूज़ को चेंज करना इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा? इनको चेंज करना रिलेटिवली इजी होगा। दे आर रिलेटिवली इजी टू चेंज, दे आर रिलेटिवली इजी टू चेंज। अच्छा, ये वेरी करेगा हर इंसान के लिए। कोर वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, पेरीफेरल वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं। मेरे लिए कोर वैल्यूज़ कुछ होंगी, आपके लिए कोर वैल्यूज़ कुछ और होंगी। मेरे लिए पेरीफेरल वैल्यूज़ कुछ होंगी और आपके लिए पेरीफेरल वैल्यूज़ कुछ और हो सकती हैं। तो एक तरीका ये भी है, और फिर एक और तरीका हो सकता है। एक और तरीका क्या है? रिलीजियस वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ वर्सेस सेक्युलर वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ वर्सेस सेक्युलर वैल्यूज़। रिलीजियस वैल्यूज़ जैसे एनिमल सेक्रीफाइस। धर्मों में बात होती है एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में। ये कैसी वैल्यू है? रिलीजियस वैल्यू है। अच्छी या बुरी है वो बात की बात है, वो डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन हाँ, एनिमल सेक्रीफाइस ये रिलीजियस वैल्यू है। या फिर 4 शादियाँ, 4 मैरिजेस, सही है गलत है? ये तो बात की बात है, हालांकि मेरे हिसाब से तो गलत ही है, लेकिन हाँ, ये कैसी वैल्यू है? रिलीजियस वैल्यू है। सती एक टाइम पे देखने को मिलती थी, सती ये कैसी वैल्यू थी? रिलीजियस वैल्यू थी। सेक्युलर वैल्यूज़ की अगर बात करें तो इक्वलिटी सेक्युलर वैल्यू है या नहीं है? बिल्कुल है। जस्टिस सेक्युलर वैल्यू है या नहीं है? बिल्कुल है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सेक्युलर वैल्यू है या नहीं है? बिल्कुल है। तो एक रिलीजियस वैल्यूज हो सकती हैं और एक सेक्युलर वैल्यूज हो सकती हैं। इस पूरी बातचीत को एक स्क्रीन पर लाने की कोशिश करते हैं। देखो, कोशिश कर लेते हैं, आ जाए तो, बाकी तो टेक्स्ट बहुत लंबा चौड़ा है। अरे आ गई, बहुत सही। एक सेकंड दो मुझे थोड़ा और। हाँ ठीक है, इतने से काम चल जाएगा, आपको दिखना चाहिए। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज या फिर टाइप्स ऑफ वैल्यूज। देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है इसको एक बार शायद यूपी पीसीएस में पूछा गया है और एक बार उत्तराखंड के पीसीएस में भी पूछा गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज है इसको भी मोटे मोटे तौर पे अपने दिमाग में रखना। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको बेसिस देखने हैं और एक एक दो दो लाइन याद रखनी है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आपको पता होना चाहिए। होपफुली ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जब हम बात करते हैं वैल्यूज़ के बारे में, तो वैल्यूज़ को लेके 2-3 चीज़ों पे डिबेट रहती है, या फिर ये कहें कि बातचीत चलती है। एक तो सवाल आता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, आर दे ऑब्जेक्टिव, आर दे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव? ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऑब्जेक्टिव हैं या सब्जेक्टिव हैं? सबसे पहले तो सवाल आता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स के ऊपर जो चीज बेस्ड होती है उसको ऑब्जेक्टिव बुलाया जाता है। अगर फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगी तो इसमें वेरिएशंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे या कम देखने को मिलेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, वेरिएशंस जो हैं वो ना के बराबर या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं, एंड दे आर अप्रूव्ड बाय ऑल, दे आर अप्रूव्ड बाय ऑल, दे आर अप्रूव्ड बाय ऑल। और सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव का मतलब है बेस्ड ऑन, सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन ओपिनियंस, बेस्ड ऑन ओपिनियंस और फीलिंग्स। ओपिनियंस और फीलिंग्स के ऊपर जो बेस्ड है उसको सब्जेक्टिव बुलाया जाता है। अब खुद ही सोच के देखो,
ओपिनियंस और फीलिंग्स के ऊपर अगर कोई चीज़ बेस्ड है तो उसमें वेरिएशंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे या कम देखने को मिलेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है उसमें वेरिएशन खूब सारे देखने को मिलेंगे। और ये इंडिविजुअलिस्टिक होगा या फिर इट विल बी अप्रूव्ड बाय ऑल, बट ऑब्वियस सी बातचीत है इसमें इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी देखने को मिलेगी, इसमें इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी देखने को मिलेगी। अच्छा, सवाल आता है ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हैं और ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि सब्जेक्टिव हैं। अब आपको समझ में आएगा। देखो, वैसे अगर मोटे मोटे तौर पे कहें तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव हो या कि पूरे तरीके से सब्जेक्टिव हो, लेकिन हाँ कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती हैं और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा सब्जेक्टिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ की बात करें, अच्छा वैल्यूज़ की बात करने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लाइन है ब्यूटी इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ब्यूटी। आपने एक नाम सुना होगा प्लेटो। प्लेटो कहा करता था कि भाई ब्यूटी तो ब्यूटी होती है, सुंदरता सुंदरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन देखने वाला है, जो चीज़ सुंदर है वो सुंदर है, देखने वाला मैटर नहीं करता है। लेकिन फिर हमने ये भी सुना है कि ब्यूटी ब्यूटी लाइज इन दी बिहोल्डर्स आइज। इस सुंदरता जो है वो देखने वाले की आंखों में डिपेंड करती है। देखो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम्पल आपके सामने आ गए। ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, ब्यूटी इज ब्यूटी, कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिविजुअल कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन देख रहा है, सुंदरता तो सुंदरता होती है, ब्यूटी इज ब्यूटी। दूसरी तरफ दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ब्यूटी लाइज इन दी बिहोल्डर्स आइज। सुंदरता जो है वो देखने वाले की आंखों पे डिपेंड करती है। मतलब सुंदरता जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। समझ रहे हो आप? एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। एक बड़ी फेमस कहानी है हीर रांझा की। हीर रांझा की कहानी क्या है, जब हीर छोड़ के चली गई रांझा को तो रांझा पागल हो गया। रांझा अपना जो शहर था उसमें भटकने लगा, गलियों में चिल्लाने लगा हीर 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 हीर, पागल हो गया। फटे कपड़े, और पढ़ा लिखा आदमी था, बेवकूफ़ आदमी था नहीं, पूरे शहर में उसका चर्चा था। तो जब उसने ऐसी हरकतें करने की शुरुआत करी तो लोग बड़े अचंभे में पड़ गए कि ऐसा क्या है हीर में कि रांझा ऐसा कर रहा है। ये खबर उस राज्य के राजा के पास में पहुंची। राजा भी जानता था रांझा को, राजा को भी पता था कि पढ़ा लिखा इंसान है। तो राजा बड़ा दुखी हुआ, राजा को लगा कि अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। तो राजा ने आदेश दिया कि रांझा को मेरे पास में लेकर आओ। रांझा को लाया गया। राजा बोलता है कि अरे क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ में, इतना बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान है, एक लड़की के पीछे, एक हीर के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। छोड़े रोना वोना, ज़िंदगी जी, छोड़े रोना वोना। ये देख, पूरे साम्राज्य में जो सबसे सुंदर स्त्रियां हैं उनको मैंने यहाँ पे बुलवा लिया है, तू देख ले, पसंद कर ले, जो तुझे पसंद आएगी उससे तेरी शादी करवा दूंगा, उसके साथ तू रहना, तेरे को पैसे वैसे भी दे दूंगा। इतना काबिल आदमी है, एक लड़की के पीछे और अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। काम धंधा कर, कुछ अच्छा कर, देख ले इनमें से किसी को भी। अच्छा, रांझा गया। रांझा ने एक एक को देखा, एक एक को देखा, और देखने के बाद रांझा राजा से बोलता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी हीर जैसी नहीं है। तो रांझा जैसे ही ये बोलता है कि इनमें से कोई भी हीर जैसी नहीं है तो राजा अचंभे में पड़ गया। राजा बोला कैसा बेवकूफ़ है रे तू, साम्राज्य की जो सबसे सुंदर स्त्रियां हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, क्या है उस हीर में, सांवली सी है, देखने में कोई बहुत अच्छी नहीं है, नक्शे में कुछ बहुत अच्छी नहीं है, छोटी सी हाइट है, तू कहाँ उसके पीछे पड़ा हुआ है, कहाँ उसके पीछे पागल हो रहा है, आंखें खोल देख, तेरे सामने दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियां खड़ी हुई हैं। तो रांझा ने जो कहा वो बड़ा खूबसूरत है।
और वो है सब्जेक्टिव। रांझा क्या कह रहा है कि हीर को देखने के लिए रांझा की नजरें चाहिए। द ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। देखो कहानी तो बस मैंने सुना दी, अपने को ये समझना है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और वैल्यूज जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होती हैं या सब्जेक्टिव होती हैं। पहली लाइन तो ये कि कोई भी वैल्यू पूरे तरीके से ना तो ऑब्जेक्टिव होती और ना ही सब्जेक्टिव होती, लेकिन हाँ कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव साइड में होती हैं और कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि ज़्यादा सब्जेक्टिव साइड में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब करेंगे एग्जाम्पल की बात। फॉर एग्जाम्पल पीस है, फॉर एग्जाम्पल लव है, फॉर एग्जाम्पल कंपैशन है, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस है, फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क है, फॉर एग्जाम्पल ब्लिस है। ये जो वैल्यूज हैं ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव साइड में है। ये जो वैल्यूज हैं दे आर ऑलमोस्ट अप्रूव्ड बाय ऑल, लेकिन हाँ पूरे तरीके से ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। पीस की अगर बात करें, सब चाहते हैं पीस हो, लेकिन हर सिचुएशन में पीस डिजायरेबल है क्या? नहीं, कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है। तो ये वो वैल्यूज हैं जो कि ऑब्जेक्टिव साइड में आती हैं। सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो देखो सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस ये जो वैल्यू है ये सब्जेक्टिव है, और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सही है या गलत है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो सोशल जस्टिस कैसी वैल्यू है? सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स, डिवोर्स को लेके हमारी सोसाइटी में सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि यार शादी में दुखी रहने से बढ़िया डिवोर्स ले लो, और कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं, ज़्यादातर लोग अभी भी ये मानते हैं कि भले ही जो भी हो शादी में भले ही घुटते रहो लेकिन डिवोर्स नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप को लेके हमारी सोसाइटी में सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है। जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे लिव इन देखने को मिल जाता है। वहाँ के जो लोग हैं वो लिव इन को कुछ हद तक एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन छोटे शहरों में आज भी लिव इन को लेकर नेगेटिव वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी इसको भी लेकर हमारी सोसाइटी में सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है। कुछ लोग होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि चलो ठीक है भाई अपना ओरिएंटेशन है और अपने हिसाब से इंसान को ज़िंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपको लिखना भी ऐसे ही पड़ेगा कि वैल्यूज़ जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेवल पे देखी जाती हैं तो कोई भी वैल्यू पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव साइड में है, जैसे पीस है, लव है, कंपैशन है, हैप्पीनेस है। और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो सब्जेक्टिव साइड में है, जैसे सोशल जस्टिस है, जैसे डिवोर्स के ऊपर लोगों का व्यू है, जैसे लिव इन रिलेशन के ऊपर लोगों का व्यू है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर लोगों का व्यू है। तो वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद एक और डिबेट देखने को मिलती है, और वो डिबेट क्या है? आर वैल्यूज स्टैटिक, आर वैल्यूज स्टैटिक और डायनामिक। वैल्यूज जो हैं वो स्टैटिक हैं या डायनामिक हैं। और फिर वही लाइन कि कोई भी वैल्यू पूरे तरीके से स्टैटिक नहीं होती है और कोई भी वैल्यू पूरे तरीके से डायनामिक नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा स्टैटिक साइड पे होती हैं और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा डायनामिक साइड पे होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टैटिक की अगर बात करें तो स्टैटिक का सीधा सा मतलब क्या है? ऐसी वैल्यूज़ विच डू नॉट चेंज, विच डू नॉट चेंज विद टाइम एंड स्पेस। ऐसी वैल्यूज़ विच डू नॉट चेंज
विद टाइम एंड स्पेस, उनको स्टैटिक वैल्यू बुलाया जा सकता है। और डायनेमिक वैल्यूज ऐसी वैल्यूज दैट चेंज विद टाइम, विद स्पेस, विद सिचुएशन। ऐसी वैल्यूज को क्या बोला जाएगा? ऐसी वैल्यूज को डायनेमिक बोला जाएगा। अब स्टैटिक वैल्यूज की अगर बात करें तो जितनी भी टर्मिनल वैल्यूज हैं, या जितनी भी इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं, उन सब को हम स्टैटिक बुला सकते हैं, रिलेटिवली स्टैटिक बुला सकते हैं। और डायनेमिक की अगर बात करें तो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी देखने को मिलती थी, अब मॉडर्न सोसाइटी देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में कलेक्टिविज्म जो है वो एक वैल्यू हुआ करती थी, कोऑपरेशन जो है वो एक वैल्यू हुआ करती थी। और अगर मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ मूव कर रही हैं, वो कंपटीशन की तरफ मूव कर रही हैं। तो एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ये वैल्यूज़ कैसी हैं? डायनामिक हैं। अगर स्पेस के हिसाब से बात करें तो इमेजिन करो एक ट्राइबल सोसाइटी है और एक प्लेन्स वाली सोसाइटी है। जो ट्राइबल सोसाइटी है उसमें हार्ड वर्क को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी या कम मिलेगी? ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। जो ट्राइबल सोसाइटी है उसमें करेज को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी या कम वैल्यू मिलेगी? ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। जो ट्राइबल सोसाइटी है उसमें सर्वाइवल, फाइट फॉर द सर्वाइवल, डे टू डे फाइट फॉर द सर्वाइवल, उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी या कम वैल्यू मिलेगी? ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। वहीं अगर बात करें प्लेन्स की सोसाइटी की तो प्लेन्स में कंफर्ट को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी या कम वैल्यू मिलेगी? कंफर्ट को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। वहाँ पे करेज को उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी बिकॉज चैलेंजेस उतने बड़े नहीं हैं। तो स्पेस में भी वैल्यूज़ में वेरिएशन देखने को मिलता है और इनको डायनामिक की कैटेगरी में रखा जाता है। सिचुएशन की अगर बात करें, एक ईरान जैसी सोसाइटी है, वॉर लाइक सोसाइटी है। ये जो वॉर लाइक सोसाइटी है इसमें करेज को वैल्यू मिलेगी। और एक हमारे कंट्री जैसी सोसाइटी है, पीस लविंग सोसाइटी है। पीस लविंग सोसाइटी में हो सकता है करेज को उतनी वैल्यू ना मिले, हो सकता है पीस लविंग सोसाइटी में इनोवेशन को ज़्यादा वैल्यू मिले, एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा वैल्यू मिले। तो ऐसी वैल्यूज़ जो कि चेंज होती हैं विद टाइम, स्पेस एंड सिचुएशन, उनको रखा जाता है डायनेमिक की कैटेगरी में। हालांकि जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं पीस के बारे में, जब हम बात करते हैं ब्लिस के बारे में, जब हम बात करते हैं हैप्पीनेस के बारे में, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये मोर और लेस स्टैटिक रहती हैं। एक डिबेट हमने देखी कि जो वैल्यूज़ हैं ये ऑब्जेक्टिव होती हैं या सब्जेक्टिव होती हैं। और हमें समझ में आ गया कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव साइड में होती हैं और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा सब्जेक्टिव साइड में होती हैं। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये स्टैटिक होती हैं या डायनामिक होती हैं। और हमें समझ में आ गया कि ये जो टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं, ये स्टैटिक साइड में ज़्यादा होती हैं। और ये जो डायनामिक वैल्यूज़ होती हैं दे चेंज विद टाइम, दे चेंज विद स्पेस, दे चेंज विद सिचुएशन। एक और डिबेट है, ये जो वैल्यूज़ होती हैं आर दे यूनिवर्सल और रीजनल? रीजनल को हम कल्चर स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। वैल्यूज जो हैं वो यूनिवर्सल होती हैं या फिर रीजनल होती हैं। देखो, कुछ वैल्यूज जो हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, वही सारी, जैसे पीस है, जैसे हैप्पीनेस है, जैसे लव है, जैसे कंपैशन है, जैसे सक्सेस है। ये जो हैं ये यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से आप मिल लो, उसको पीस चाहिए, वो कंपैशन को वैल्यू करेगा। हो सकता है कि कंपैशन को प्रैक्टिस में ना लेकर आए लेकिन वैल्यू जरूर करेगा। उसको ब्लिस चाहिए,
उसको हैप्पीनेस चाहिए, उसको सक्सेस चाहिए, उसको लव चाहिए। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये यूनिवर्सल होती हैं, बाउंड्रीज से कोई लेना देना नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इन वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस मिलेगी। लेकिन कुछ रीजनल होती हैं, कुछ जो हैं वो कल्चर स्पेसिफिक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक तरफ इंडियन सोसाइटी को कंसिडर करो, एक तरफ इंडियन सोसाइटी को कंसिडर करो और दूसरी तरफ वेस्टर्न सोसाइटी को कंसिडर करो, दूसरी तरफ वेस्टर्न सोसाइटी को कंसिडर करो। देखो, इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे कलेक्टिविज्म देखने को मिलता है, कलेक्टिविज्म देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे कोऑपरेशन एज अ वैल्यू देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पे कोऑपरेशन देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होती हैं। और वहीं अगर वेस्टर्न सोसाइटी की अगर बात करें तो वहाँ पे कलेक्टिविज्म देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे रिलेटिवली इंडिविजुअलिज्म देखने को मिलता है, वहाँ पे रिलेटिवली इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिविजुअलिज्म के अलावा वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है, वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है। वहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं होती हैं, वो ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, वो ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होती हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि यूनिवर्सल होती हैं और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो रीजन के हिसाब से, वो बेसिकली कल्चर स्पेसिफिक होती हैं, रीजन के हिसाब से वेरी करती हैं। ये कुछ छोटी छोटी और मोटी मोटी चीज़ें हैं वैल्यूज़ को लेके। अच्छा, फिर एक आखिरी सवाल आता है और वो आखिरी सवाल क्या है? वो आखिरी सवाल है इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़। इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको इनकल्केट कैसे किया जाता है, और इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सोशलाइजेशन के थ्रू इनकल्केट किया जाता है। और सोशलाइजेशन में भी किस चीज़ को यूज़ किया जाता है? एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन को यूज़ किया जाता है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन को यूज़ किया जाता है। और कौन कौन सी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है? हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा है, फैमिली, फैमिली के बाद दूसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाद तीसरा सोसाइटी, और सोसाइटी के बाद चौथा रिलीजन। चौथा कौन सा है? रिलीजन। और हमने देख लिया था कि फैमिली में हमने बात की थी पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, हमने पढ़ा था रोल ऑफ मदर के बारे में, हमने बात की थी रोल ऑफ फादर के बारे में। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें हमने बात की थी रोल ऑफ टीचर के बारे में। टीचर के अलावा हमने पढ़ा था रोल ऑफ कंटेंट के बारे में। कंटेंट के अलावा हमने बात की थी रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा हमने बात की थी पीयर ग्रुप्स के बारे में। और सोसाइटी के अंदर हमने बात की थी रोल ऑफ मीडिया के बारे में। मीडिया के अलावा हमने बात की थी रोल ऑफ सिनेमा एंड टीवी के बारे में। और हमने पढ़ा था रोल ऑफ सोशल मीडिया के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। देखो, वैल्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जितनी भी बातचीत है इसको दिमाग में बिठाना, अपने नोट्स बनाते रहना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखते रहना, ताकि जब रिवीजन की बारी आए तो आप इजीली रिवाइज कर पाओ। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।